ट्रायंगल स्टडीज़ कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे एंड आगे भी बढ़िया रहना गाइस। आप लोग क्या कर रहे हो? एंड आज मैं आ चुका हूँ आप लोगों के सामने फिर से एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज़ लेकर। ये धमाकेदार क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज़ होने वाली है, ठीक है? जैसा कि मैंने आप लोगों से एक प्रॉमिस करा था एंड प्रॉमिस वो था कि मैं आपको इतने क्वेश्चंस करा दूँगा कि आप कभी मतलब आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है? एग्ज़ाम तक नहीं भूलोगे और इतने क्वेश्चंस कराऊँगा कि यहीं से पेपर उठ के आएगा। आप मिला लेना जब आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाए, ठीक है? अगर आपने पूरी आज से लेकर एग्ज़ाम तक पूरी ये लेक्चर सीरीज़ फ़ॉलो करोगे, तो बेसिकली ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके एग्ज़ाम में से एक भी क्वेश्चन बाहर आ जाए। जो मैंने पढ़ा है उससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, ठीक है? ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से क्योंकि आई ऑलरेडी हैज़ क्रैक्ड नीट, ठीक है? सो मैं नीट पहले ही क्रैक कर चुका हूँ, तो इसीलिए बेसिकली और है ना मतलब ये घमंड वाली बात नहीं है बट हाँ, एक एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है? भले ही आज से 3 साल पहले ही क्रैक करा हो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हम लोग अपना क्या करते हैं लेक्चर स्टार्ट करते हैं एंड आप लोगों को मेरी शायद से थोड़ी है ना टंग वॉगल करती हुई दिख जाएगी। ये एक्चुअली मेरी थोड़ी-सी है ना नेचुरल प्रॉब्लम है, ठीक है। कभी-कभी कुछ वर्ड्स में है ना मतलब मेरी ज़ुबान कट जाती है या मतलब दब जाती है तो थोड़े से वर्ड्स है ना वॉगल कर जाते हैं तो उसमें से है ना थोड़ा-सा मतलब उसको इग्नोर कर देना, ठीक है। वो ह्यूमन एरर है, ठीक है। मतलब अब आप लोग समझ ही जाओ, ठीक है। खैर चलिए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है। माय नेम इज़ प्रियंक एंड यू आर वाचिंग ट्रायंगल स्टडी। सो चलिए आप लोगों की नीट की प्रैक्टिस शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को वही जैसा हमारा फॉर्मेट रहता है, आप लोग मेरे साथ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। मेरे साथ आप लोग क्वेश्चंस करेंगे एंड आप लोग बताएँगे कि आप लोगों के कितने सही गए, ठीक है। एंड उसके बाद बेसिकली आप लोगों को कुछ 1 आध 2 क्वेश्चंस मिल जाएँगे जिनका आप लोगों को आंसर क्या करना है इसी वीडियो में कमेंट्स में लिख देना है, ठीक है। वो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होंगे देखने के लिए कि आप लोगों को कितना आता है, ठीक है। सो चलिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अ मेजर अब यहाँ से क्वेश्चन रीड करना। अ मेजर ब्रेक थ्रू इन द स्टडीज ऑफ सेल कम विद इन द डेवलपमेंट ऑफ अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दिस इज बिकॉज, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। द मेजर ब्रेक थ्रू इन द स्टडी ऑफ सेल कम विद द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दिस इज बिकॉज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी ने ऐसा क्या कर दिया कि हमारे पास सेल की स्टडीज बहुत ज्यादा क्या हो गई, फास्ट हो गई, ठीक है। इसका देखो डायरेक्ट आंसर आप लोगों को ये मिलेगा, ठीक है। आंसर इसका ये क्यों है, ठीक है। जो रिज़ॉल्विंग पावर होती है ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, वो क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, किससे? लाइट माइक्रोस्कोप से। इस वजह से बेसिकली जो हमें हमें सेल के अंदर के स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा क्लियर दिखने लगे एंड जब हमें स्ट्रक्चर्स क्लियर दिखने लगे तब ज़ाहिर-सी बात है हमने क्या कर ली, सेल के ऊपर बेटर स्टडी कर ली, ठीक है, 1950s के बाद, ठीक है। पढ़ो इस क्वेश्चन को, ये भी उसी से मिलता-जुलता है। मैग्निफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यहाँ से पढ़ो। मैग्निफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ नॉट कनेक्टेड विथ, ठीक है। इसको याद रख लेना, ठीक है। न्यूमेरिकल जो अपैरेटर होता है, ठीक है, इससे बेसिकली जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, ये इससे कनेक्टेड नहीं होता, ठीक है। मतलब जो क मैग्निफिकेशन होता है, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, वो बेसिकली किससे? न्यूमेरिकल अपैरेटस से क्या होता है? कनेक्टेड नहीं होता। न्यूमेरिकल अपैरेटस से बेसिकली क्या कनेक्ट होती है? डेंसिटी वगैरह कनेक्ट होती है, जो कि हमें जाननी नहीं है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। सो हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए। इससे बाहर तो अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बेसिकली कोई सवाल नहीं आने वाला है, ठीक है। यही 2 क्वेश्चन्स हैं, ठीक है, जो आप लोगों को क्या करने थे, समझने थे, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट, यहाँ पे पढ़ो। इनकरेक्ट है अबाउट इंक्लूजन बॉडीज़। इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में हमें क्या बताना है? इनकरेक्ट बताना है। तो इंक्लूजन बॉडीज़ जैसा कि हम लोग जानते हैं नॉन लिविंग होती हैं। इनमें क्या होती है? मेम्ब्रेन नहीं होती, मतलब मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं होती, ठीक है। और ये साइटोप्लाज़्म में क्या रहती हैं? फ्रीली रह लेती हैं और इनका कोई रोल नहीं होता डाइजेशन में, ठीक है। सो चलो अब ज़रा पढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को पूरा इंक्लूजन बॉडी क्या कर दिया, रिवाइज़ कर दिया। देखो इस तरीके से आप लोगों को जैसे-जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लोगों को लेक्चर इतना ध्यान से सुनना है कि आप लोगों को मेरी आवाज़, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैं है ना पूरे के पूरे उसके साथ है ना उसकी थ्योरी भी आप लोगों को क्या कर देता हूँ, बता देता हूँ, ठीक है। इस वजह से बेसिकली आप लोगों की थ्योरी भी रिवाइज़ हो जाएगी। तो पहली चीज़ यहाँ पे इंक्लूजन बॉडी लिखा है। इंक्लूजन बॉडी के बारे में मैंने क्या बता दिया, सब कुछ बता दिया था, ठीक है, कि ये क्या होते हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, सही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। दे आर इन्वॉल्व इन इंजेशन ऑफ फूड पार्टिकल, बिल्कुल गलत, ठीक है। इनका फूड रोल में क्या रहता है, इनका फूड के साथ कोई रोल ही नहीं रहता, तो ये गलत होगा, ठीक है। दे लाई फ्री इन साइटोप्लाज्म, हाँ, बिल्कुल फ्रीली पड़े रहते हैं। दे रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑर्गेनेलिज़ कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ सेल होमोजिनेट बाय, इसका तो बेसिकली आप लोगों को पता होगा क्या रहता है, इसका बेसिकली सेंट्रीफ्यूगेशन रहता है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन में आप लोगों को पता होगा ऐसे-ऐसे हिलाते हैं तो फिर क्या हो जाती हैं, जो भी सेल ऑर्गेनेलीज़ रहती हैं वो क्या कहते हैं, एक के ऊपर वेट जो उनका सेडिमेंट कोएफिशिएंट होता है उसके बेसिस पे क्या आ जाती हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिकली हम लोग पढ़ते भी हैं, बायोटेक में भी पढ़ते हैं और सेल वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोगों को याद होगा, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज़ नॉट फाउंड इन अ प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या चीज़ नहीं फाउंड करी जाती, तो वो है न्यूक्लियर एनवेलप। हमें पता है बेसिकली प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर एनवेलप ढंग से क्या रहती, फॉर्म मतलब बनी नहीं रहती।
रहती है, ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होती, ठीक है। आगे बढ़ो, विच ऑफ द, ये यहाँ पे क्या लिखा है, द मेन फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या है, आप लोगों में से कोई मेरे को बता सकता है, ठीक है। सो पहली चीज, पहला ऑप्शन पढ़ो, प्रोटीन सिंथेसिस, बिल्कुल गलत, ठीक है। लिपिड सिंथेसिस, बिल्कुल सही, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस किसका फंक्शन रहता है, बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस फंक्शन रहता है किसका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वो रफ क्यों है, क्योंकि उसके बाहर क्या लगे हुए, राइबोसोम्स लगे हुए हैं, ठीक है। राइबोसोम्स क्या बनाते हैं, राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं ना, तो इस वजह से बेसिकली क्या, प्रोटीन नहीं आएगा, ठीक है, लिपिड आएगा, ठीक है, एंड डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता बेसिकली, और एटीपी प्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है। सो ये तीनों ही तीनों गलत हो गए, ठीक है, ये वाला सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपीयर रफ बिकॉज इट हैज राइबोसोम, अभी बता दिया था, इसी में बता दिया था कि इसी में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्वेश्चन नंबर 6 में ही थ्योरी बता दी थी, ठीक है, कि बेसिकली रफ क्यों होता है, क्योंकि राइबोसोम्स लगे रहते हैं, जाहिर सी बात है। स्मूथ को स्मूथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें राइबोसोम नहीं लगे रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या नहीं है, कोई मेरे को बता सकता है। एंड द आंसर इज बेसिकली एटीपी जनरेशन। हम सभी जानते हैं कि एटीपी जनरेशन क्या रहता है, नहीं रहता किसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्राइमरी फंक्शन क्या रहता है, एटीपी, एटीपी जनरेशन होता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, हाँ होता है, किसमें होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। डिटॉक्सिफिकेशन होता है, बिल्कुल होता है, कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, ठीक है। लिपिड मेटाबॉलिज्म भी होता है, कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। लेकिन एटीपी जनरेशन नहीं करता, ना तो रफ करता है ना तो स्मूथ करता है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ कंटिन्यूअस विथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटिन्यूअस एक्सटेंशन किसकी है, एंड द आंसर इज न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर, जो हमारा न्यूक्लियर एनवेलप रहता है, जिसमें हमारा क्या रहता है, न्यूक्लियर मटेरियल क्या रहता है, पैक रहता है, ठीक है, उसी की क्या रहती है, इनफोल्डिंग रहती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब असर्शन रीजंस की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से पढ़ो, ठीक है, असर्शन की तरफ पढ़ो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सिक्रेटरी एंड मेम्ब्रेनस प्रोटीन, ठीक है। इसके बाद पढ़ो, रफ एंडो सॉरी राइबोसोम्स ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज द सिंथेसाइज प्रोटीन डायरेक्टली इनटू द लुमेन, ठीक है। ये दोनों ही दोनों बेसिकली क्या है, सही है, ठीक है। आप लोगों को इसकी थ्योरी, ये बेसिकली एनसीईआरटी से क्या लाइन सी उठा के क्या कर दी है, मैंने यहाँ पे पुट कर दी है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड सिक्रेटरी ऑफ मेम्ब्रेनस प्रोटीन, बिल्कुल प्रोटीन की ही सिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है, क्यों, क्योंकि हमने बेसिकली पढ़ा है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली प्रोटीन का, उस प्रोटीन का रोल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैसा आता है, क्यों, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या है, राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स का प्राइमरी रोल प्रोटीन में रहता है ना, प्रोटीन सिंथेसिस में, इसी वजह से फर्स्ट लाइन करेक्ट हो जाएगी। सेकंड लाइन पढ़ो, राइबोसोम्स ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज द सिंथेसिस प्रोटीन डायरेक्टली इनटू ईआर लुमेन, बिल्कुल सही, ठीक है। लुमेन में ही तो क्या करते हैं, राइबोसोम्स छोड़ते हैं, तो बिल्कुल सही हुआ, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू एंड द रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ो, हाई लेवल स्टेटमेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको जरा अच्छे से पढ़ो। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मोस्ट अबंडेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे ज्यादा किस में प्रेजेंट होता है, आप इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो। क्या आरबीसी में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। किस में प्रेजेंट होता है, न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होता है क्या, बिल्कुल नहीं। किस में प्रेजेंट होता है, लिवर में प्रेजेंट होता है, क्यों, मैंने आप लोग लिवर में सबसे ज्यादा ये इसीलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि लिवर में लिपिड मेटाबॉलिज्म भी होता है, ठीक है, एंड डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है। लिवर में बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म भी होता है, इसी वजह से, ठीक है। इसके बाद न्यूरॉन्स में नहीं होता, कार्डियक मसल्स में बिल्कुल नहीं होता भाई। ये तीनों तो क्या है, देख के ही गलत हो जाएंगे, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अगर किसी को नहीं भी पता तो वो बेसिकली रिजेक्शन कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली मैचिट क्या है, मैचिट टाइप का क्वेश्चन है। अब इसको जरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरी ट्रिक को लगाना है, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग क्या करो, आप लोग एक को क्या करो, एक्सेप्ट करो, एक को क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पे तीन ऑप्शन, यहाँ पे हमारे पास तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो मैं बेसिकली मैं एग्जाम में इसको कैसे अटेम्प्ट करता, अगर मुझे सिर्फ एक का पता है तो मैं सबसे पहले जिसका मेरे को सबसे अच्छे से पता है उसको मैं सर्कल करूंगा और उसके फंक्शंस को क्या करूंगा, मैं याद करूंगा, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेरे को याद है कि वो क्या करता है, लिपिड सिंथेसिस करता है, तो मैं ढूंढूंगा कि फर्स्ट का सी किसमें है, ठीक है। एंड अब आप लोग देखोगे कि फर्स्ट का सी सिर्फ इसी में है, ठीक है। सो देख सकते हो कि मेरे को क्या आ रहा है, मेरे को बाकी के ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट का सी, सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, ये बेसिकली सेकंड का सी, सेकंड है, ठीक है। सो सेकंड का ये नहीं आएगा, बेसिकली सेकंड का सी है, बेसिकली यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है, लिपिड सिंथेसिस है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो जाता है, जैसे मैंने अभी कर दिया एग्जाम में, आप लोगों के सामने भी क्या हो सकता है, इतनी गलती हो सकती है, ठीक है। अभी मेरा बेसिकली क्या था, ध्यान बेसिकली यहाँ पे वीडियो बनाने में था, ठीक है। इसी वजह से क्या होगा, मेरे से यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है। सेकंड का बेसिकली क्या है, सेकंड का सी है, तो सेकंड का सी फिर भी आप लोग देख सकते हो, ट्रिक काम आ गई। सेकंड का सी किसमें है, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में, इसी वजह से हमारा सही हो गया, ठीक है। गलत हो गया था, ठीक है। आप लोगों को एग्जाम में इतना जल्दी नहीं करना है, मतलब जल्दी करना है, लेकिन वही मैं आप लोगों से कहने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। हम लोग जितना स्पीड में करते हैं ना, उसके साथ हमें क्या चाहिए रहती है, एक्यूरेसी चाहिए रहती है। इसीलिए ऐसे लाइव सेशंस ना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, यूज़फुल रहते हैं। यहाँ पे टीचर्स भी क्या करते हैं, बेसिकली जल्दी-जल्दी करते हैं। आप भी टीचर्स के साथ क्या करते हो, मैच करने की कोशिश करते हो, तो आप लोगों की बेसिकली क्या हो जाती हैं, गलतियाँ सही हो जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है।
क्या बताना है? रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है, ज़रा पढ़ो यहाँ पे, ठीक है, द कंटीन्यूअस, ठीक है, इट इज़ कंटीन्यूअस विद द न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है, इट सिंथेसाइज मेम्ब्रेनस प्रोटीन, ठीक है, इट लैक राइबोसोम, गलत हो गया, ठीक है, बेसिकली क्या रफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या राइबोसोम्स ही तो प्रेजेंट होते हैं, तो हमारा क्या होगा, थर्ड ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। असर्शन रीजंस पढ़ो, ठीक है, अब यहाँ पे जरा पढ़ो, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, आगे पढ़ो, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन एंजाइम फ्रॉम ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन इन द लिवर सेल, बिल्कुल सही और ये भी सही है, ठीक है। बेसिकली कैसे कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, ब्रेकडाउन कैसे होता है, बेसिकली आप लोगों को समझा देता हूँ। ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन कर देता है लिवर में, ठीक है, एंड ग्लाइकोजन का भी ब्रेकडाउन क्या कर देता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर देता है, लिवर में ही कर देता है, ठीक है। सो ये दोनों ही ऑप्शंस क्या हो जाते हैं, ये दोनों ही असर्शन रीजंस क्या हो जाते हैं, ट्रू हो जाते हैं, ठीक है। और ये क्या हो जाता है, रीजन इसका क्या हो जाता है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाता है, क्योंकि बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स होते हैं, जो ग्लाइकोजन को लिटरली में क्या कर देते हैं, लिवर के अंदर क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन व्हाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज हाईली डेवलप इन पैनक्रियाटिक सेल, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पैनक्रियाटिक सेल में इतना ज्यादा क्यों डेवलप रहता है, अब इसको जरा ध्यान से समझना, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा बेसिकली इट कैन क्रिएट लार्ज अमाउंट ऑफ एंजाइम, ठीक है। क्यों आएगा, बेसिकली तुम लोग समझो एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एंजाइम्स के बारे में। बेसिकली एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम प्रोटीन नेचर के होते हैं, ठीक है। एंड हम जानते हैं कि प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, प्रोटीन हमारी बॉडी में प्रोटीन कौन बनाता है, राइबोसोम बनाता है, ठीक है। एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स ही तो प्रेजेंट होते हैं। तो मतलब ये कि हमारा सीधा सा लॉजिक ये निकलता है कि जो हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम्स इस तरीके से क्या गोल गोल प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। थोड़ी ड्राइंग गड़बड़ हो गई। तो ये राइबोसोम्स क्या करते हैं, ये राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। एंड प्रोटीन्स को बेसिकली जो हार्मोन्स होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं, वो बेसिकली किस नेचर के होते हैं, वो बेसिकली होते हैं वो बेसिकली किस नेचर के होते हैं, वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो पैनक्रियाटिक सेल में प्रेजेंट है, उसने क्या बनाया, उसने प्रोटीन्स बनाया। वो प्रोटीन्स कन्वर्ट हो गए किसमें, एंजाइम्स में। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि एंजाइम का कौन सा नेचर होता है, एंजाइम का बेसिकली प्रोटीन नेचर होता है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आप लोग क्या करना है, याद रखना। मैं आप लोगों को आई होप सही से क्लियरली विजिबल हो रहा हूँ, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग, यहाँ से पढ़ो, एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म एटीपी, ठीक है। मतलब कार्बोहाइड्रेट से एटीपी बनाने के लिए कौन क्या लेता है, एनर्जी लेता है, ठीक है। सो इट इज अगेन क्या है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अभी मेरी टंग वॉगल हो गई, ठीक है, इट इज की जगह इट इज हो गया, ठीक है। सो ये क्या होगा, ये होगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है। आप लोग मेरी टंग वॉगल को थोड़ा सा इग्नोर कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द गोल्जी अपैरेटस पार्टिसिपेट इन, देखो गोल्जी बॉडी क्या होती है, ये तो बेसिकली आप लोगों को बहुत क्या है, सिंपल सा बेसिकली फंक्शन है कि गोल्जी अपैरेटस क्या रहता है, किस में पार्टिसिपेट करता है। तो ये आप लोग मेरे को बता सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली क्या बना लेता है, सेक्रेटरी वेसिकल्स को क्या कर लेता है, बना लेता है, ठीक है। मतलब गोल्जी अपैरेटस क्या करता है, पैकेजिंग में क्या कर देता है, मदद करता है ना। तो ये चीज, ये गोल्जी अपैरेटस ने क्या करा, वही करा, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इन बैक्टीरिया एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन, अच्छा अब यहाँ पे आप लोग को मेरे को बताना पड़ेगा, बैक्टीरिया में एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होती है, ठीक है। कोई मुझे बता सकता है कहाँ पे होती है, ठीक है। एंड जल्दी-जल्दी बताओ, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में होती है क्या? बिल्कुल नहीं, ठीक है। साइटोप्लाज्म में होती है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है क्या? बिल्कुल नहीं, ठीक है। किस में होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग में होती है, ठीक है। ये चीज़ मेरे को आप लोगों को बतानी थी, जो हमारे बैक्टीरियाज़ होते हैं ना, ठीक है, बैक्टीरियाज़ में बेसिकली जो उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो इनफोल्डिंग क्रिएट करती है। इनफोल्डिंग मतलब लेट्स सपोज़ करो ये हमारा क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है। उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से क्या कर लेगी, इनफोल्डिंग क्रिएट कर लेगी। मुझे छोटी-छोटी सी इनफोल्डिंग बनानी थी, इस तरीके से क्या कर लेती है, इनफोल्डिंग क्रिएट करती है, ठीक है। एंड इस इनफोल्डिंग में यहाँ-यहाँ पे क्या लगे रहते हैं, यहाँ-यहाँ पे बेसिकली कुछ एंजाइम्स लगे रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से समझने की कोशिश करो, ठीक है। जो कि क्या करते हैं, जो कि बेसिकली क्या कर लेते हैं, आपके सामने बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशंस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये छोटे-छोटे से ये जो इनफोल्डिंग में क्या लगे रहते हैं, एंजाइम्स लगे रहते हैं, ठीक है। अगेन मेरी ड्राइंग थोड़ी-सी क्या हो गई, खराब हो गई है, ठीक है। तो आप लोग बेसिकली समझ रहे हो ना, मैं आप लोगों को सिखाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। ये जो हमारा बैक्टीरिया होता है, ठीक है, इसकी जो इनफोल्डिंग होती है, ठीक है, मैं आप लोगों को फिर से बना के दिखा देता हूँ। इसकी जो इनफोल्डिंग होती है, ठीक है, इस तरीके से जो इसकी इनफोल्डिंग रहती है, इनमें बेसिकली क्या प्रेजेंट रहते हैं, एंजाइम्स क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। सो इसी वजह से बेसिकली ये क्या कर लेता है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग्स होती हैं, वहाँ पे एंजाइम्स प्रेजेंट है। कौन से प्रेजेंट है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेकिन वो क्या करते हैं, वो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं। अगर कहीं आपको ये एंजाइम के बारे में लिखवा रहा है तो मत पढ़ो, ठीक है, एंजाइम्स नहीं पूछते। लेकिन हाँ, ये ज़रूर पूछते हैं कि बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन हो कहाँ रही है, तो बेसिकली वो किसमें होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है। एंड अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ना तो एंजाइम पढ़ने हैं, ना तो एंजाइम के अंदर की प्रोसेस पढ़नी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। असर्शन रीजन क्या, एक और क्वेश्चन है, ठीक है। बैक्टीरिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फंक्शन इफिशिएंटली विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। बैक्टीरिया यूज मेसोसोम एज अ साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, ठीक है। इस क्वेश्चन को बेसिकली कौन लोग कर सकते हैं, कौन लोग नहीं कर सकते, मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, ठीक है। जिसने बेसिकली फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर करा है, वो तो बेसिकली इसको क्या कर लो, अटेम्प्ट कर लो, ठीक है, आपके ऊपर है। जिसने नहीं करा, ठीक है,
वो इसको अटेम्प्ट मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि बेसिकली ये वाला क्वेश्चन, ये वाला चैप्टर, मतलब ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को उस चैप्टर में ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है? जिसने अटेम्प्ट जो अटेम्प्ट कर रहा है, इसका बेसिकली आंसर क्या करो, डिस्क्रिप्शन में डाल दो, ठीक है? मतलब सॉरी, डिस्क्रिप्शन में नहीं, बेसिकली कमेंट सेक्शन में डाल दो, ठीक है? जिसको नहीं आ रहा, ठीक है? वो इस क्वेश्चन को जल्दी से मतलब क्या करो, इस क्वेश्चन को स्किप कर दो। क्यों? क्योंकि बेसिकली जब मैं ये चैप्टर की आप लोगों को थ्योरी पढ़ाऊँगा, तब मैं ये क्वेश्चन वहाँ पे क्या करूँगा, फिर से रिपीट करूँगा। अभी मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्यों डाला है? मैंने इस क्वेश्चन को बेसिकली यहाँ पे इसीलिए डाला है, ताकि आप लोग क्या कर सको, ताकि आप लोगों को बेसिकली समझ आ सके कि बेसिकली इस तरीके के भी क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है? सो आप लोगों को बेसिकली ये क्वेश्चन इसीलिए यहाँ पे क्या करा गया है, डाला गया है, ठीक है? आप लोगों को आई होप क्या हो गया है, समझ आ गया हो। जो अटेम्प्ट कर रहा है वो बेसिकली चुपचाप से क्या करे, कमेंट सेक्शन में लिख दे, ठीक है? और जो नहीं कर रहा कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में अभी टाइम है, हम पढ़ लेंगे, हम इसके क्वेश्चंस भी कर लेंगे एंड एग्जाम रेडी भी बन जाएंगे, ठीक है? तो आप टेंशन मत लीजिए अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे बेसिकली पढ़ो, विच स्टेप ऑफ बैक्टीरियल रेस्पिरेशन अकर इन साइटोप्लाज्म। बैक्टीरियल रेस्पिरेशन के बारे में क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है? सो ये पूछ रहा है कि हमसे बैक्टीरियल रेस्पिरेशन का क्या होता है, कौन सी स्टेप होती है जो बेसिकली किस में अकर करती है, साइटोप्लाज्म में क्या कर जाती है, अकर करती है, ठीक है? सो यहाँ पे कोई मेरे को बता सकता है, ठीक है, कि कौन सी स्टेप होती है? सो अब यहाँ पे मेरे को एक काम करो, यहाँ पे अब आप लोगों को बेसिकली कुछ अलग चैप्टर्स की क्या पड़ती है, नीड पड़ती है, ठीक है? जिसने नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन जिसने पढ़ लिया है उसका वो इसका आंसर देंगे, ठीक है? इसका आंसर होगा बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है? ये क्या, ये सॉरी वो ऊपर चला गया, ठीक है? बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है, इसका आंसर होता है, ठीक है? बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है? ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है? एक यूनिवर्सल प्रोसेस होती है, सभी के अंदर होती है, ठीक है? सभी के अंदर क्या होती है? बेसिकली उनके किस में प्रेज़ेंट होती है? साइटोप्लाज़्म में क्या होती है? बेसिकली होती है, ठीक है? सो इसका आंसर आएगा क्या? ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है? आप लोगों को क्या चीज़ याद रखनी है अभी के लिए आप लोगों को ग्लाइकोलाइसिस के बारे में क्या याद रखनी है, प्रोकैरियोटिक होगा, यूकैरियोटिक होगा, सबके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगी, ठीक है? सबके साइटोप्लाज्म में ये क्या होगी, प्रोसेस होगी, ठीक है? और ये क्या है, यूनिवर्सल प्रोसेस है। जब हम इस चैप्टर की पर्टिकुलर थ्योरी पढ़ेंगे, तब मैं आप लोगों को पूरी ग्लाइकोलाइसिस क्या करूँगा, समझाऊंगा अच्छे से। लेकिन अभी के लिए बस अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन, आप लोगों को इसकी थ्योरी नहीं पता, तो अभी के लिए बस आप ये 2 पॉइंट्स याद रखो जो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है? एंड जिसको बेसिकली आता है वो तो इसका आंसर टिक ही कर दे, ठीक है? तो ये होगा हमारा क्या 20 वाला क्वेश्चन, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ पे लिखा हुआ है इन बैक्टीरिया एटीपी जनरेशन, ठीक है? बैक्टीरिया में एटीपी जनरेशन ड्यूरिंग एनारोबिक, ठीक है? एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्ड, ठीक है? बैक्टीरिया में जो एटीपी क्या होता है, जनरेशन होता है, ठीक है? एरोबिक रेस्पिरेशन में, उसमें बेसिकली क्या रिक्वायर होता है, ठीक है? कोई मेरे को बता सकता है, ठीक है? तो इसका आंसर आप लोग क्या करोगे, कमेंट्स करोगे, ठीक है? इसका आंसर आप लोग क्या करोगे, मेरे को क्या कर दोगे, कमेंट्स में लिख दोगे, ठीक है? इसके बारे में बेसिकली आप लोगों ने क्या करा होगा, पढ़ा होगा, ठीक है? तो इसके बारे में मैं आप लोगों को, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एंड यहाँ पे मेरा रिकॉर्डर रखा हुआ है, आप लोगों को शायद दिख रहा होगा, ये रहा मेरा क्या, मैं यहाँ पे अपने फ़ोन में, मतलब मेरे पास माइक नहीं है, तो मैं यहाँ पे अपने फ़ोन की क्या करता हूँ, वॉइस का यूज़ करता हूँ, ठीक है? सो बेसिकली आप लोगों को लग रहा होगा यहाँ पे आइस जा रही है, तो बेसिकली यहाँ पे बेसिकली ये मेरा रिकॉर्ड, मतलब यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डर रखा हुआ है, इसी वजह से मेरी क्या जा रही है, आइस जा रही है, ठीक है? मेरे को देखना पड़ता है कि कहीं वीडियो ज़्यादा ना लॉन्ग हो जाए, ठीक है? सो यहाँ पे पढ़ो, एटीपी जनरेशन के लिए हमें एक चीज़ आप लोगों को हमेशा याद रखनी पड़ेगी। एटीपी जनरेशन ना, एटीपी कोई सा भी जनरेशन हो, ठीक है? प्रोटॉन ग्रेडिएंट की क्या पड़ती है, बहुत ज़्यादा क्या पड़ती है, नीड पड़ती है, ठीक है? प्रोटॉन ग्रेडिएंट क्या होता है, एक नेसेसरी कंडीशन होती है। जिस तरीके से घर बनाने के लिए ईंटें चाहिए रहती है ना, प्रोटॉन ग्रेडिएंट चाहिए रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास, ठीक है? ताकि बेसिकली क्या करे, जब प्रोटॉन क्या हो सके, प्रोटॉन पास हो सके प्रोटॉन पंप से, ठीक है? प्रोटॉन पंप क्या होता है, ये सब क्या होता है, वो सब मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप इसको क्वेश्चन को अभी समझ सकते हैं कि जो बैक्टीरिया होता है उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, ठीक है? तो वहाँ पे प्रोटॉन पंप की नीड पड़ती है, ठीक है? और जिसने चैप्टर पढ़ रखा है उसकी थ्योरी रिवाइज हो जाएगी, ठीक है? आप लोगों को समझना पड़ेगा, ये समझो, ये बेसिकली क्या है, उसकी बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे हाई प्रोटॉन है, यहाँ पे लेस प्रोटॉन है, तो जब ये पास होगा, ठीक है? जब ये पास होगा तो इस प्रोसेस में बेसिकली जो एनर्जी क्या होगी, जो एनर्जी फॉर्म और यूज हो जाएगी, ठीक है? उसकी मदद से क्या हो जाता है, बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है, ठीक है? तो इस प्रोसेस को बेसिकली हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, जब हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तब हम लोग बेसिकली इस प्रोसेस के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है? तो ये प्रोसेस वहाँ का है, लेकिन अगर किसी को ये चैप्टर आता है, मतलब ये थ्योरी पता है, तो बेसिकली वो इसको टिक कर सकता है। जिसको नहीं पता है तो मैंने आप लोगों को क्या कर दिया, बता दिया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? यहाँ पे पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर बैक्टीरिया, ठीक है? बैक्टीरिया के लिए क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, ठीक है? सो पहले पढ़ो, दे लैक ईटीसी, व्हाट इज ईटीसी? अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग बता सकते हो, जिसको नहीं पता मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ईटीसी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है? अगर आपने पढ़ी है तो कोई ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? यहाँ पे हमसे पूछा गया है, ट्रू पूछा गया है, ठीक है? सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा गया है, दे लैक ईटीसी, नहीं भाई गलत है, ठीक है? दे यूज माइटोकॉन्ड्रिया फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है, गलत है, ठीक है? आगे बढ़ो, एनएडीएच फॉर्म्ड इन ग्लाइकोलिसिस एंटर ईटीसी इन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है, ठीक है? एनएडीएच क्या होता है, फॉर्म्ड होता है किसमें, ग्लाइकोलिसिस में, और एंड देन वो क्या करता है, एनएडीएच क्या कर जाता है, वो चला जाता है बेसिकली किसमें, ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का क्या बन जाता है, पार्ट बन जाता है, ठीक है?
और लास्ट ऑप्शन पढ़ो, ठीक है, रेस्पिरेटरी एंजाइम आर साइटोप्लाज्मिक ओनली, गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। सो इसका आंसर बेसिकली क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बेसिकली हमारा NADH वाला आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली ETC लैक नहीं करते, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, यूज़ नहीं करते, ठीक है। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया यूज़ नहीं करते, हमने पता है ना इनफोल्डिंग्स होती हैं बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। एंड इसके बाद पढ़ो रेस्पिरेटरी एंजाइम और साइटोप्लाज्मिक ओनली, बिल्कुल गलत है, ये बहुत ही, ये सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन में क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। आगे बढ़ो, ठीक है। द सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल थ्रू न्यूक्लियर पोर इज मीडिएटेड बाय, अच्छा न्यूक्लियर पोर से जो क्या हो जाता है, जो सिलेक्टिव क्या होता है बेसिकली ट्रांसपोर्ट होता है, ये सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी जब मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करा रहा था तब मैंने आप लोगों को बताया था। बेसिकली ये किससे मतलब ये मीडिएट कौन करता है, इसका बेसिकली तुम लोग क्या करोगे, इस क्वेश्चन का बेसिकली तुम लोग क्या करोगे, कमेंट में आंसर लिखोगे, क्योंकि लास्ट क्लास में भी मैंने इसकी क्या करी थ्योरी बताई है, मैंने तुम लोगों को जब लास्ट क्लास में क्वेश्चंस करवाए थे तब मैंने न्यूक्लियर पोर्स के बारे में बेसिकली मैंने तुम्हें बताया था। तो ये क्वेश्चन उससे मिलता जुलता है, इसीलिए तुम लोग क्या करोगे, जिसने लेक्चर देखा वो लोग इसका आंसर मेरे को क्या करोगे, कमेंट्स करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विच एंजाइम इन माइटोकॉन्ड्रिया रिजॉल्व सुपर कॉइल्ड इन mtDNA, ठीक है, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, ठीक है। ये mtDNA क्या होता है, बेसिकली इस डीएनए के बारे में छोड़ दो, बट तुम लोगों को बेसिकली समझना पड़ेगा क्या होती है बेसिकली सुपर कॉइल, मतलब क्या करता है, देखो सुपर कॉइलिंग का मतलब समझो, ठीक है। ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये क्वेश्चन आ गया है बेसिकली, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है हमारे जेनेटिक्स वाले पार्ट से, ठीक है। जेनेटिक्स में बेसिकली हम कुछ क्या पढ़ते हैं, हम बेसिकली कुछ एंजाइम पढ़ते हैं जो बेसिकली कॉइलिंग या फिर सुपर कॉइलिंग करते हैं, ठीक है। कॉइलिंग का मतलब होता है डीएनए को क्या करना है, ये रैप करना। सुपर कॉइलिंग का मतलब होता है, ठीक है, रिजॉल्व, जो सुपर कॉइलिंग होती है मतलब जब उसे खोला जाता है ना, तो डीएनए की जो, जब हम डीएनए को, क्योंकि डीएनए आपस में उलझा रहता है, तो हम उसको जब खोलते हैं, तो उसको जो खोलते हैं ना, तो उसको बोलते हैं डीएनए टोपोआइसोमेरेज। ये बेसिकली आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है, ये आपके एनसीईआरटी में प्रेजेंट है, ठीक है। इस हार्मोन के, सॉरी, इस एंजाइम के बारे में नाम भी लिखा हुआ है, इसकी पूरी प्रोसेस भी लिखी हुई है, ठीक है। और ये कहाँ पे डाला हुआ है, जेनेटिक्स वाले चैप्टर में डाला हुआ है। यहाँ पे ये क्वेश्चन क्यों आया, क्योंकि बेसिकली हम लोग यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह की बात कर रहे थे, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करा गया, ऐड ऑन करा गया है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन है, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अ प्राइमरी प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंट्रीब्यूटेड बाय, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है प्लांट सेल वॉल की, वो किसके मेनली मेनली किसकी वजह से होती है, मेरे को जल्दी से बता दो, ठीक है। वो बेसिकली प्रेजेंट हो, वो किसकी मदद से होती है, वो बेसिकली प्रेजेंट होती है, ठीक है, हेमीसेल्यूलोज की, जो क्या करते हैं, क्रॉस लिंक करते हैं किसके साथ, सेल्यूलोज के साथ। देखो प्लांट सेल वॉल का हमें क्या पता है, हमें बेसिकली उसका क्या पता है, कंपोनेंट्स पता है, ठीक है। सेल्यूलोज और क्या होते हैं, हेमीसेल्यूलोज होते हैं, ठीक है। लेकिन इनका जो लिंक होता है, ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन जाती है प्लांट सेल वॉल, क्योंकि इनमें बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है, इनमें क्रॉस लिंक होता है, जो प्लांट सेल वॉल होती है, ठीक है। और जो क्या होती है, जो प्लांट सेल वॉल में सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज होते हैं, वो इस तरीके से क्या कर लेते हैं, क्रॉस लिंक करते हैं आपस में, ठीक है। जिसकी मदद से ये क्या हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ये एक मैश टाइप का बना लेते हैं इस तरीके से क्रॉस लिंक कर करके। और जिसकी मदद से क्या हो जाती है, प्लांट सेल वॉल क्या हो जाती है, बहुत रिजिड हो जाती है और बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्या होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच प्रोसेस अगर इन न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि बेसिकली क्या कौन सी प्रोसेस होती है जो बेसिकली क्या होती है, न्यूक्लियोलस में होती है और न्यूक्लियोप्लाज्म में होती है, किसके, यूकैरियोटिक सेल के, ठीक है। सो भाई हमें क्या पता है, हमें पता है न्यूक्लियोलस क्या होता है, एक डेंस स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्या बनते हैं, आरआरएनए बनते हैं। आरआरएनए को क्या बोलते हैं, राइबोसोमल आरएनए बनते हैं। मतलब तुम इस एक तरीके से कह सकते हो कि न्यूक्लियोलस के अंदर क्या बन रहा है, हमारे राइबोसोम्स के लिए इन्फॉर्मेशन लिखी जा रही है, ठीक है। एंड राइबोसोम्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है न्यूक्लियोलस का क्या फंक्शन होता है, ठीक है। सो इसको ढूंढो कहाँ लिखा हुआ है, तो ये हमारा लिखा हुआ है सेकंड ऑप्शन में, ठीक है। आरएनए ट्रांसक्रिप्शन एंड राइबोसोम असेंबली, ये क्या है, ये बेसिकली किस में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोलस में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। कैसा लगा आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन, आप लोग मुझे बताना। बहुत सिंपल सा था, क्योंकि हमने इसको लास्ट क्लास में पढ़ा था। इस क्वेश्चन को इसीलिए यहाँ पे फिर से इसीलिए डाला गया है, ताकि मैं आप लोगों को चेक कर सकूँ आप लोगों को कितना याद है ये वाला क्वेश्चन, कितना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वेयर इज डीएनए प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल एज पर एनसीईआरटी, ठीक है। डीएनए कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में, कोई मेरे को बता सकता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये तो हमें पता है। प्रोकैरियोट में क्या रहता है, एक नेकेड डीएनए रहता है। यूकैरियोटिक में कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जल्दी से मेरे को बता दो, ठीक है। साइटोप्लाज्म में, ठीक है, न्यूक्लियस में, ठीक है, या फिर न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर राइबोसोम्स में। कोई मेरे को जल्दी से जल्दी इसका आंसर बता सकता है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों ने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। मैं आप लोगों को इसका आंसर बता देता हूँ, एंड द आंसर इज बेसिकली व्हाट, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी बेसिकली उसका खुद का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्या रहता है, डीएनए प्रेजेंट रहता है। हमने पढ़ा है बेसिकली, जब मैं आप लोगों को इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ाऊंगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन बेसिकली एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन जो थ्योरी है वो इंपॉर्टेंट है। वो बेसिकली बताती है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसका खुद का डीएनए क्यों है, माइटोकॉन्ड्रिया खुद से क्या करता है, बेसिकली खुद से वो अपना क्या करता है, मतलब खुद से वो क्या हो जाता है, डबल क्यों हो जाता है, ठीक है। और वो सेल से बेसिकली इंडिपेंडेंट क्यों रहता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, उस थ्योरी में पढ़ेंगे। जब मैं इस चैप्टर की क्या करूंगा, मैं आप लोगों को इस चैप्टर की बेसिकली थ्योरी
थ्योरी बताऊँगा। लेकिन अभी के लिए आप लोगों को याद रखना है, हमारा न्यूक्लियस होता है, उसमें डीएनए होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसमें भी क्या रहता है, प्रेज़ेंट होता है, डीएनए प्रेज़ेंट होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्या रहता है, डीएनए प्रेज़ेंट रहता है, ठीक है। और ये हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी के अंदर, ठीक है। जो थ्योरी हमारी इसी चैप्टर में आएगी, एनसीईआरटी में आई रिपीट ये थ्योरी नहीं है, ठीक है। जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ तो आप लोग शायद उसको याद मत करो, लेकिन आप लोग उसको समझने के लिए देख लो क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच नाइट्रोजनस बेस इज प्रेजेंट इन डीएनए बट एब्सेंट इन आरएनए, ठीक है। बेसिकली कौन सा नाइट्रोजनस बेस होता है जो प्रेजेंट होता है डीएनए में लेकिन एब्सेंट होता है आरएनए में। इस क्वेश्चन को यहाँ पे डालने का क्यों रीजन है, क्योंकि बेसिकली डीएनए आरएनए यहाँ पे भी डले हुए हैं, डीएनए आरएनए बेसिकली कहाँ पे डले हुए हैं, डीएनए आरएनए जेनेटिक्स में भी डाले हुए हैं, ठीक है। सो अभी के लिए आप लोगों को अगर बेसिकली, क्योंकि देखो अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या करा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बेसिकली थोड़ी चीजें तो क्या रखी होंगी, पढ़ रखी होंगी, ठीक है। अगर आप फर्स्ट या सेकंड ड्रॉपर हो तो आप लोगों को इसका आंसर पता होगा, ठीक है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका आंसर होता है बेसिकली थायमिन, ठीक है। और अगर आप लोग ड्रॉपर हो तो आप लोगों को पता होगा कि ये बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये कॉमन क्वेश्चन होता है, जेनेटिक्स में भी होता है, सेल वाले चैप्टर में भी होता है, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या होते हैं, ये बेसिकली नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं, ये आप लोग अगर आप लोग बिल्कुल फ्रेशर हो तो आप लोग पढ़ोगे, बेसिकली आप लोग बायोमोलिक्यूल्स के अंदर इस चीज़ को पढ़ोगे। मैं भी जब आप लोगों को बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाऊंगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी के लिए आप समझो नाइट्रोजनस बेस मतलब कुछ होते हैं डीएनए के अंदर जो बेसिकली उसकी क्या होता है, आइडेंटिटी होते हैं, ठीक है। जो हमारे डीएनए और आरएनए होता है ना, ठीक है, दोनों दोनों को जो डिफरेंस बनाता है, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों बेसिकली बहुत ही क्या सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो दोनों को डिफरेंस बनाता है वो बनाता है थाइमिन, ठीक है। डिफरेंस के लिए और भी चीजें होती हैं, लेकिन अभी जब हम लोग बेसिकली प्रॉपर्ली जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एंड अभी के लिए आप लोगों को क्या याद रखना है कि थाइमिन, इन दोनों के बीच का क्या रहता है, डिफरेंस रहता है, थाइमिन रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ अ प्लांट सेल वॉल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी में बेसिकली प्लांट सेल वॉल का बेसिकली मेजर कंपोनेंट क्या होता है, जल्दी से जल्दी इसका आंसर क्या करोगे, कमेंट्स कर दोगे। तो ये एनसीईआरटी की क्या है, डायरेक्ट लाइन उठा के रख दी गई है, ठीक है। मैं भी तो देखूँ आप लोगों को कितनी ज़्यादा एनसीईआरटी याद है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विच स्टेटमेंट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया इज ट्रू अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है, ट्रू है, ठीक है। आप लोग मेरे को बताओगे, ठीक है, इन सभी में से। एंड यहाँ पे जरा पढ़ के बताओ, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक है। सेल वॉल, अब यहाँ पे सेल वॉल के बारे में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर प्लांट सेल वॉल, ठीक है। प्लांट सेल वॉल का बेसिकली कौन सा क्या रहता है, स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। जरा पढ़ो यहाँ पे, ठीक है। इट इज कंपोज ऑफ सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज, बिल्कुल सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज रहता है। हमें ये भी पता चल गया आज के लेक्चर जब हमने देखा कि क्रॉस लिंक होता है इनके बीच में, जो इसको बहुत ज़्यादा क्या बना देता है, रिजिड बना देता है, ठीक है। इसके बाद पढ़ो, इट इज़ सिलेक्टिव परमिएबल, बिल्कुल गलत। सी हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा, ये बिल्कुल भी क्या रहती है, परमिएबल नहीं रहती, ठीक है। इट इज़ एब्सेंट इन फंजाई, बिल्कुल गलत, ठीक है। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, बिल्कुल गलत, ठीक है। ये तीनों ही क्या हो जाते हैं, स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाते हैं। आप लोगों को 30 और 29 वाला क्वेश्चन क्या करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखे गए हैं, तो आप लोगों को इसका आंसर क्या करना है, कमेंट्स में लिख के बताना है, ठीक है। आप लोगों को फिर से देख लो, आप लोग 27 मिनट्स में हमने क्या करे, 31 क्वेश्चंस कर रखे हैं, ठीक है। सो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लग रही है, आप लोग मुझे बताना। एंड बेसिकली आप लोगों को एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है, मुझे भी बताना, ठीक है। मैं फिर से मिल आता हूँ आप लोगों के साथ 30 क्वेश्चन और लेके, ठीक है। एंड जितने ज़्यादा मैं क्वेश्चंस आप लोग मेरे साथ करेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए क्या रहेगा, बेटर रहेगा, ठीक है। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ, आप लोग मेरे को बता देना कि वीडियो की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, एक दिन में 2 वीडियो डालूँ, एक दिन में 3 वीडियो डालूँ, कितनी वीडियो डालूँ, आप लोग मुझे बता देना। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ही धमाकेदार क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज अभी शुरू हुई है, ठीक है। अब चैप्टर्स भी शुरू होंगे एंड इसके बाद हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट्स की तरफ क्या करने वाले, जंप अप करने वाले, पाइल अप करने वाले, बहुत सारे चैप्टर। सो आप लोगों को टेंशन नहीं करनी है, बस जैसे-जैसे मैं करा रहा हूँ, आप लोग उतना भी करोगे, ठीक है। आप लोगों को बेसिकली आपके स्टेट के अंदर क्या मिल जाएगा, आपको बेसिकली आप लोगों को है ना क्या करना है, आप लोगों को अपने स्टेट के अंदर एक कॉलेज तो मिल ही जाएगा, ठीक है। इतना ट्रस्ट करो। और अगर आप लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हो, ठीक है, अगर आप लोगों ने पहले से भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, ठीक है, तो आप लोग बेसिकली और ज़्यादा हाई गोल्स की तरफ जा सकते हो, मतलब आप एम्स को भी टारगेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मिनिमम जितना मैं करा रहा हूँ, इससे बेसिकली आपको आपके स्टेट में तो कॉलेज मिल ही जाएगा, ठीक है। एंड डोंट वरी, आप लोग नीट में अच्छा ही करेंगे, ठीक है। बस चीज़ें फॉलो करते रहिए एंड अपनी स्टडीज़ पे क्या करते रहिए, कंसंट्रेट करते रहिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। एंड हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।